अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम आज हमारी पोएम देख रहे हैं द वर्ल्ड इज़ माइन। अब इसका पार्ट 2 में हम देख रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप। जो क्वेश्चंस इस पोएम में दिए गए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पोएम कंप्लीट करने के बाद कुछ वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है। एनवाइड कहते हैं जेलसी को, हसद को। हॉबल कहते हैं वॉक विथ ए लिम्ब, अनस्टेडी यानी लंगड़ा कर चलना। और आइल कहते हैं पैसेज बिटवीन टू रोज ऑफ सीट्स, बस की जो दोनों साइड की जो कतारें होती हैं, सीट लगी हुई, उसके बीच में से जो रास्ता होता है जिसमें से पैसेंजर गुजरते हैं, उसको आइल कहते हैं। एंड वाइन, वाइन कहते हैं कंप्लेन इन ए क्राइंग टोन, बहुत ही जो है क्या करना, शिकायत करना, आहोजारी करना। नेक्स्ट है डिस्क्राइब, बयान कीजिए। द यंग गर्ल इन द बस, यानी बस में जो बच्ची नज़र आई शायरा को, जो यंग गर्ल नज़र आई है ना, नौजवान बच्ची, उसके बारे में बयान कीजिए। तो क्या बयान करेंगे हम? अ यंग लवली गर्ल, द पोएट सॉ अ यंग लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर was in the bus, and she seemed so happy and so gay that the poetess or the writer wished to be like her. But when the girl rose, the writer saw her hobble down the aisle. Okay? हाँ, उसने बस में देखा एक बच्ची को, उसके बाल बहुत अच्छे लगे उसको। उसने सोचा काश मैं भी ऐसी होती, लेकिन जब वो उतरने लगी तो उसने देखा कि उसके पैरों में फॉल्ट है ना, और वो लंगड़ कर चल रही है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द स्पीकर इन द पोएम नॉट रियलाइज वाइल चैटिंग विद द यंग लैड। जो शायरा है उसको नौजवान बच्चे से बात करते वक्त किस बात का एहसास नहीं हुआ? चैट करना है नहीं बात करना, रियलाइजिंग, एहसास। क्या, किस बात का एहसास नहीं हुआ है ना? वो स्वीट लेने गई तो ये बच्चा क्या है, ब्लाइंड था ना वो। हाँ, तो आंसर क्या होगा? वाइल चैटिंग विद द यंग लैड the speaker did not realize that the lad is a blind boy. Okay. Third, why did the blue-eyed boy not join the others in their game? नीली नीली आंखों वाला लड़का दूसरे लड़कों के साथ खेल में ज्वाइन यानी शरीक क्यों नहीं हुआ था? उसका रीज़न क्या था? The blue-eyed boy did not join the others in their game because he could not hear, सुन नहीं पाता था। एक्चुअली ही वॉज अ डेफ बॉय, है ना, कुव्वते समाज से वो महरूम था। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट और द स्पीकर थैंक गॉड फॉर। शायरा ने खुदा का शुक्र क्यों अदा किया? बिकॉज शी कंप्लेन्स द गॉड बट एट लास्ट शी फाइंड्स दैट शी इज ब्लेस्ड इंडीड, शी इज blessed with all bounties. She has his feet, she has with she has eyes, ears. Yes, she has no fault in his body, she is totally healthy. That's why she felt that I should thank God for my health, because if I am not healthy, how can I perform the jobs normally in my life? So at last, after in the concluding lines of the poem, she was very contented, she was very happy to say that, oh God, you have given me many bounties. Okay, come to the next question बच्चों, इंग्लिश वर्कशॉप। ये सारे जो क्वेश्चंस हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं, या तो यही आएंगे या इस जैसे दूसरे आएंगे, बट पैटर्न तो यही होगा। ओके, यहाँ पे आपको बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
आपको स्टेटमेंट जो दिए हैं उसको कंप्लीट करना है, खाली जगह भरना है। द ब्यूटीफुल वोमन, खूबसूरत औरत, पास्ट विथ हर। कैसे निकली हो? बस में से लंगड़ते हुए निकली ना। हाँ, उसको लंगड़ने के लिए क्या लफ्ज़ आएगा फिर वहाँ पे बताइए, क्या आएगा? हॉबल। शाबाश। द ब्यूटीफुल वुमन पास्ड विथ अ हॉबल। ओके, नेक्स्ट। द पोएटेस वांटेड टू बाय फ्रॉम द लैड। लड़की शायरा उस लड़के से ख़रीदना चाहती थी। क्या बेच रहा था वो? स्वीट्स। यस, मिठाई। नेक्स्ट है द पोएट टोल्ड द बॉय टू जॉइन अदर्स टू प्ले। शायरा ने उस बच्चे से कहा कि आप उन बच्चों के साथ खेलने में शामिल हो जाइए। बट ही कुड नॉट, लेकिन वो शामिल नहीं हो सका। क्यों? बिकॉज बट ही कुड नॉट हियर, वो सुन नहीं सकता था। डी, द पोएट रिक्वेस्ट्स। किससे रिक्वेस्ट की उसने? टू द गॉड, है ना, अल्लाह ताला से। टू फॉरगिव हिम, कि वो उसे माफ़ करे। ओके, हाँ, तो इस तरह से पहले खाली जगह में आएगा हॉबल, दूसरी खाली जगह में स्वीट, तीसरी जगह में खाली जगह में हियर, और चौथी में द गॉड। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। जोड़ियाँ लगाइए। जोड़ियाँ लगाने का सही तरीका ये है कि आप उसके सामने उसका ऑप्शन कॉपी में लिखिए, है ना। जैसे ए और बी, तो पहले ए को पढ़ लेते हैं। द ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्थ में, आप पढ़िए है कि सही, देखिए बोला। ब्यूटीफुल गर्ल हैड अ हैंडीकैप्ड इन हर लेग्स। करेक्ट है, हैंडीकैप्ड था ना उसके लेग्स में, यानी उसके पैरों में थोड़ा सा लंग था, है ना। हाँ, अच्छे से नहीं चल पा रही थी। नेक्स्ट है द लैड हु वॉज सेलिंग स्वीट्स। वो बच्चा जो मिठाइयाँ बेच रहा था वो बहरा था क्या? नहीं। थर्ड आएगा, थर्ड। वॉज वेरी थैंकफुल टू द स्पीकर इन द पोयम। शायरा का बहुत शुक्र अदा कर रहा था, क्योंकि शायरा ने उससे लेट होने को कहा था कि मैं लेट हो गई हूँ। नेक्स्ट है द चाइल्ड वॉचिंग अदर्स प्ले। तीसरा, वो बच्चा जो दूसरों को खेलते हुए देख रहा था, वो था हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब डेफ। डेफ यानी जिसको सुनाई ना दे। हाँ, जिसको हम आम ज़बान में बहरा कहते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए, है ना। क़ुव्वत समाअत से महरूम कहना चाहिए। नेक्स्ट है द पोएट सेज। शायरा कहती है द वर्ल्ड इज़ माइन बिकॉज। दुनिया बहुत हसीन है क्योंकि, क्यों हसीन है? बिकॉज शी कैन एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड गिफ्ट ऑफ हिज लाइफ। वो एक्सपीरियंस कर सकती है कि किस तरह से उसको खुदा ने इतने खूबसूरत खूबसूरत तोहफे दिए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट डज द पोएटेस मीन व्हेन शी सेज। शायरा का नज़्म में ये कहने का क्या मतलब है कि द वर्ल्ड इज़ माइन, कि दुनिया मेरी है, यानी दुनिया कितनी हसीन है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइटल। नज़्म के उन्वान की अहमियत को एक्सप्लेन कीजिए विथ रेफरेंस टू द पोएम। ताकि तफसील से सारी चीज़ें सामने आ जाए। तो पोएटेस द वर्ल्ड इज़ माइन क्यों कह रही है? When we start the poem, we see that poetess were traveling in the bus. Okay, she saw a beautiful girl with silken hair. Okay, she was jealous, but at last she thanked God when she saw the girl was hobbling through the aisle of the seats. So in the beginning, when the poetess came across those people who are beautiful, strong, and having charming personality, seeing them, she wished to have the same quality.
and for that she complains Almighty that why she has not given her all these qualities, talent and personality and fairness. But very soon, जल्द ही she came to know, उसको पता चला that people are handicapped. Then the poetess apologized for her grievance and complaints, and she expresses gratitude, okay, which are bestowed on her. When she come to know that his feet are right, yes, there is no lump in his feet, she can hear and she can see. So after these three incidents, she felt that God has given her all the bounties, सारी नेमतें खुदा ने अदा की है. Hence she says, इसीलिए वो कहते हैं कि the world is mine. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम. पोयम की थीम क्या है. हमने बताया आपको, द थीम ऑफ द पोयम दैट वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, वी शुड नेवर कंप्लेन व्हाट वी हैव, वी मस्ट बी satisfied and contented what God has given us. Okay, because thousands of blessings God has given us, yes, but we don't know what God has given us. So we should count all his blessings and be contented, be happy, be positive, yes, while dealing with these bounties. Okay, God has given us health, yes, God has given us parents, God has given us intelligence, God has given us the how to live a life. So all these are comforts given by God to us. So the theme of the poem is that we should not complain in any situation, and we should thankful to God in all situations, and we should have contentment. Okay. Next, do you think people with some handicap should beg for money. आप क्या सोचते हैं कि माजूर जो लोग होते हैं उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बेगिंग करना चाहिए, यानी भीख मांगना चाहिए. नो, आई डोंट थिंक सो. वाई? बिकॉज इफ दीज हैंडीकैप पीपल टेक एजुकेशन, सो दे कैन स्टैंड ऑन देयर फीट, वो अपने पैरों पे खड़ा रह सकते हैं. दे कैन गेट ए जॉब. Yes, begging is not a crime for them, but self-dependence life. It gives respect. Yes, and by doing different kinds of works and jobs, they can also set examples to others. They are lesson. They will be a lesson for healthy people. If a handicapped person is doing his job well, so by seeing these handicapped people, the healthy persons can learn a lesson that if they are doing their best in their lives, how can we not doing? And we should do. Okay. So these able people also can set example before the society. Next, what is better? ये दोनों में से क्या बेहतर रहेगा. कौन सी चीज़ बेहतर लग रही है आपको. देखिए, टू कम्प्लीटली टेक ओवर द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए डिसेबल्ड पर्सन इन ऑर्डर टू हेल्प, कि किसी माजूर को मदद करने के लिए उसका सारा का सारा काम खुद ही हम ले लें और खुद ही कर दें. ये बेहतर है कि इनकरेज सच ए पर्सन टू डू इट विथ हिमसेल्फ, कि माजूर को अपना काम खुद से करने के लिए हौसला देना इन ए डिफरेंट वे, है ना. दूसरा हमको करेक्ट लग रहा है.
आपको क्या लग रहा है ना? सारा काम खुद कर लेंगे तो वो तो कोई काम की बात नहीं। तो वी शुड इनकरेज सच पर्सन्स टू डू their work by themselves, because handicapped persons have also intelligence, they have different skills in them, so we should encourage them, we should provide them chances so that they can do their work easily. We should help them temporarily, yes, not permanent. We should complete their work partly, हमने उनका थोड़ा सा काम करना चाहिए, एंड इनकरेज देम टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, और बाद में उनको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हौसला देना चाहिए. वी शुड ऑल्सो ट्रीट देम रिस्पेक्टफुली, बिकॉज दे नीड अवर मोटिवेशन, दे नीड अवर इनकरेजमेंट, वो हमारा हौसला चाहते हैं. सो द सेकंड ऑप्शन इज गुड हेयर. ओके, नेक्स्ट, मेक ए लिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. है ना? अब राइमिंग वर्ड्स हमने आपको बताए हैं. जैसे पहला स्टेंजा है, उसमें वाइन माइन, हेयर फेयर, चार्म हार्म, काइंड ब्लाइंड, डियर हियर, है ना सर? ये देखिए, हेयर फेयर, है, वाइन माइन, चार्म हार्म, काइंड ब्लाइंड, वाइन माइन, डियर हियर, ग्लो नो, ये सब राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी बी सी सी डी डी ई ई, है ना? इस टाइप से होगी, देखना आपने. उसके बाद नेक्स्ट है, कहाँ गए, एक मिनट हम देख लेते हैं. नेक्स्ट है राइम स्कीम हो गया. पिक आउट फ्रॉम द पोएम लाइन्स विच कंटेन्स द फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं? जैसे पहला है इन्वर्शन, है ना? इन्वर्शन की लाइन है, व्हेन सडनली रोज टू लीव आई सॉ हर हॉबल डाउन द आयल. ओके बच्चों, इन्वर्शन किसे कहते हैं? देखिए, इन्वर्शन एक फिगर ऑफ स्पीच ऐसा होता है जिसमें शायर अल्फाज की तरतीब को आगे पीछे कर देता है, वर्ड ऑर्डर को थोड़ा सा डिसऑर्डर कर देता है. यहाँ पे देखो, एक्चुअली वर्ड ऑर्डर का जो तरीका है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का है, लेकिन यहाँ पर देखिए, व्हेन सडनली रोज टू लीव आई सॉ हर हॉबल डाउन द आइजल, है ना? जबकि होना कैसा चाहिए था? आई सॉ हर हॉबल डाउन द आइजल व्हेन शी सडनली रोज टू लीव. ओके, इस तरह से होना चाहिए था. तो इसको इन्वर्शन कहते हैं. करेक्ट वर्ड ऑर्डर आपको लिखना पड़ता है. इंटेरोगेशन में कौन सी लाइन आएगी? वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स डियर, तुम इनके साथ खेल में शामिल क्यों नहीं हो रहे हो? इंटेरोगेशन ये होता है क्वेश्चन, है ना? तहकीक कर रही है. ओके, तो इंटेरोगेशन में पोएट क्या करता है? क्वेश्चन करता है ना? ये भाई आप जो है शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, इसको इंटेरोगेशन कहते हैं. और ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया कहते हैं हरफे सदा, साउंड वर्ड, विथ ईयर्स टू हियर व्हाट आई वुड नो, हियरिंग सुनना, है ना? हाँ, ये ओनोमेटोपिया का लफ्ज़ है. एपोस्ट्रोफी कहते हैं जब शायर किसी गैर हाजिर यानी अपसेंट या डेड, मरे हुए इंसान को ऐसे जिक्र करता है गोया वो सामने हो. यहाँ पे एपोस्ट्रोफी क्या है? ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, है ना? गॉड, खुदा ताला तो हर जगह मौजूद है, वो हाजिर व नाजिर है ना? वो हिसाब से एपोस्ट्रोफी नहीं होती, लेकिन राइटर के अकीदे के मुताबिक वो समझता है कि खुदा वहाँ पर है, बट वो जिस्मानी तौर पर नहीं है, इसलिए उसको वो अपसेंट कह रहा है, इसलिए वो एपोस्ट्रोफी बताई गई है.
नेक्स्ट है पिक आउट 4 लाइन्स दैट कंटेन इमेजरी। 4 लाइन ऐसी बताइए जिसमें क्या आई है, इमेजरी आई है। तो इमेज, ये देखिए हम आपको बताते हैं, जब खूबसूरती की कोई तस्वीर सामने आती है तो उसको इमेज कहते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है I talked with him, he seemed so calm and if I were late it would be no harm. As I left he said me, I thank you, you have been so kind. ये सुनकर हमारे जहन में क्या इमेज आ रहा है ना? टॉक टू नाइस विथ फोक लाइक यू, सी आई एम ब्लाइंड। तो इसमें एक इमेज आ रही है सामने, ओ गॉड फॉर यू मी व्हेन आई वाइन, इसमें भी एक इमेज आ रही है सामने, है ना? हाँ, तो इमेज 2-3 टाइप की होती है। कलर इमेजरी होती है अगर कलर रहे तो, एक साउंड इमेजरी होती है अगर उसमें साउंड हो तो, और एक विजुअल इमेजरी होती है जिसमें बसरी दिलकशी पाई जाती हो। तो और एग्जाम्पल से उसमें इमेजरी की आप इत्मीनान से हो निकालिएगा। ओके, 4 लाइन्स दैट कंटेन्स इमेजरी। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि अमंग योर क्लासमेट्स वन ऑफ इज़ लेम। आपके क्लास में एक बच्चा को चलना नहीं आता। द सेकंड वन कुड नॉट हियर प्रॉपरली, और दूसरा जो बच्चा है वो सही तौर से बोल नहीं पाता, सॉरी सुन नहीं पाता। थर्ड वन कैन नॉट सी हिज दिस ब्यूटीफुल, और तीसरा ऐसा है जो इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं सकता है, नहीं नाबीना है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, तीनों भी ज़िंदगी में बहुत मसाइल का सामना कर रहे हैं। कंपोज ए डायलॉग अमंग देम, डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन है ये, कि इनमें आपस में बातचीत कंपोज कीजिए अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय देम, क्या क्या मसाइल और परेशानियाँ का उन्होंने सामना किया है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग टू एक्सपांड योर आइडियाज़। 2 डायलॉग यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपने डायलॉग्स का एक्सपांशन कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट 1 यानी कौन सा, जो सुन नहीं सकता, वो क्या कह रहा है, डू यू नो हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आई हैव टू फेस व्हेन आई डिसाइड टू गो एनीवेयर। के कितने मसाइल का मुझे सामना करना पड़ता है जब मैं सोचता हूँ मैं कहीं जाऊँ। तो सेकंड उससे क्या कहता है, यस आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, बट एटलीस्ट यू कैन हियर, लेकिन कम से कम तुम सुन तो सकते हो। आई कांट हेयर एनीथिंग, मैं तो कुछ सुन भी नहीं पाता हूँ। तो स्टूडेंट 3 जो है वो क्या कहता है, सो सैड, कितनी गम की बात है। यू बोथ कांट वॉक और हियर, तुम दोनों भी जो है वो ना चल सकते हो ना सुन सकते हो, बट माई प्रॉब्लम इज़ मोर सीरियस देन यू, लेकिन मेरा मसला तो तुमसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यू नो आई कांट सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को देख ही नहीं पाता हूँ। अब इस डायलॉग को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे, है ना, तो कैसे होगा। अब स्टूडेंट 4 जो इसमें होता है, कोई आएगा तो वो क्या बोलेगा, थैंक्स ऑल माइटी, खुदा तेरा शुक्र है, यू हैव गिवन मी लेग्स, आपने मुझे पैर दिए हैं, फूट दिए हैं, सो डैट आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, सो कैन आई कैन वॉक, सो कैन आई कैन गो टू स्कूल, सो कैन आई गो टू मस्जिद, ओके, सो आई कैन ओ गॉड यू हैव गिवन मी द आईज so that I can watch and see different programs, and I see my parents, I can hear, you have given me the ears so I can hear the voice of my elders and my friends, and I can hear the prayers, songs of the birds in the morning. Thank God you have given me eyes, by the help of eyes I can read any book, I read the Holy Quran every day. Oh God, I don't complain you, because you have given me every part of body perfectly and completely. So you have bestowed everything on me. So I can see, I can hear, I can walk, I can talk, I can run, I can enjoy the life, I can enjoy the every thing of our nature. So I am blessed, I am lucky, I am fortunate.
but I don't think that all these students are unfortunate. They are also fortunate, but I am more fortunate than these 3 students. So, oh God, I pray to you sincerely that please help these 3 friends who are not given full and total bounties by you. Thank you. इस टाइप का डायलॉग यहाँ पे हमको कहने को मिला है। इस टाइप से आप और कुछ अच्छा डायलॉग बनाइए। उसके बाद 9वां है डेवलप कंप्लीट ए स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स एंड सजेस्ट ए टाइटल, है ना। तो एक स्टोरी बनाइए। जैसे क्या है स्टोरी में, पोलियो विक्टिम एंड ए स्ट्रॉन्ग। एक बच्चे को पोलियो है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है, बट विजुअली चैलेंज में एक आदमी जो है फुल वो विजुअली चैलेंज है, नहीं अंधा है। दोनों दोस्त है, एक को पोलियो है और दूसरा बहुत मजबूत है लेकिन आंखें नहीं है उसको। दे विश टू गो टू पे होमेज एट द प्लेस ऑफ वर्शिप 3 किलोमीटर्स अवे। अब वो दोनों भी चाहते हैं 3 किलोमीटर दूर इबादत करने। हाउ कंटिन्यू द स्टोरी एंड ट्राई टू एंड विथ ए रिलेटेड मॉरल प्रोवर्ब। अब इस स्टोरी को हमको आगे एक अखलाकी नुक्ता नज़र से देखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, है। दोस्त वही हो जो मुश्किल में काम आए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि once there was a man who had victim of polio and his friend was a very good person who was very strong, but unfortunately he can't see. This means he was visually challenged. So both of them once wish to go to pay homage at a place of worship. So they decided to go to the place of worship. So they both, by the help of each other, set out for the place of worship. So the polio victim was not able to walk correctly. So the visually challenged man gave the polio victim man hold his hand, and the visually challenged man go along with him. So by the help of each other, at last they reach and arrived the place of homage where they have to perform their worship. So life is full of opportunities. We should use them. If you are not in a situation to do any work by your own, you should take help from others. Okay? So there should be a teamwork. An individual person cannot perform all tasks lonely. So we should be in a position to be good for others, and we should help others because God help those who help themselves. Okay? 10th पर आ जाइए। Recite, read your favorite or in English poem before the class, है ना। एक अच्छी पोएम पढ़ के बताइए सबको, और जैसे कॉन्फिडेंस से पढ़िए, भरोसे से, बहुत एतमाद से पढ़िए, फ्लुएंसी रवानी से पढ़िए, अप्रोप्रिएट आपका प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ अच्छा हो, इंटोनेशन अच्छा हो, आपका लहजे में उतार चढ़ाव अच्छा हो आपका, टेक प्रॉपर पॉजेस, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है, कहाँ पे आपको इंटोनेशन देना है, प्रॉपर वॉइस आपका कैसा हो, आपकी नज़्म पढ़ने की टोन कैसी हो, है ना। जैसे उर्दू में आप पढ़ रहे हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरज खुदाया मेरी। इस तरह से प्लेनली अगर आपने पढ़ लिया उसको तो कोई भी इससे इम्प्रेस नहीं होगा, है ना। अब इसमें आपने उसको बहुत ही अच्छे तरन्नुम से पढ़ा, बहुत ही उसमें जो एक्सप्रेशंस थे, जहाँ पे उतार चढ़ाव थे, बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा, तो सारे लोग जो है उनकी आंखों से आंसू चले जाएंगे।
तो एक चीज़ होती है, उसको पढ़ने के अंदाज होते हैं, है ना। तो पढ़ने के अंदाज से उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो प्रॉपर वॉइस हो, प्रॉपर पॉजेज हो, अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, कॉन्फिडेंस हो, फ्लुएंसी रवानी हो, और अटेंशन टू द म्यूज़िक एंड रिदम ऑफ द वर्ड्स, है ना। हाँ, तो कौन सा लफ्ज़ हमारे लिए क्या ला रहा है, तो इसके आप घर पे क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश हमारे बच्चों को इसलिए नहीं आती है कि वो पढ़ते नहीं। हम क्लास में अक्सर कहते हैं हमारे बच्चों से कि पढ़ना पढ़ने से आता है और लिखना लिखने से आता है ना। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बहुत पढ़ा और उसको अच्छा लिखना आ गया, और किसी ने बहुत लिखा तो उसको पढ़ना आ गया? नो, खाना खाने से आता है और पीना पीने से आता है। कोई कहेगा कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ पानी पीऊँगा तो मुझे खाना आ जाएगा। नो, इट्स इम्पॉसिबल। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर रीडिंग, you should read 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज डेली एट योर होम, और लाउडली पढ़ो, बुलंद आवाज़ में पढ़ो, ताकि दूसरा सुने, तो कोई प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो, है ना। हमको 2 नमाज़ें ज़ोर से पढ़ने का हुक्म है मस्जिद में, है ना, लाउडली। उसमें प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है इमाम साहब का, हम समझते हैं। बाज़ लोग उसमें इतने जज्बाती भी हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू चले जाते हैं। मखारिज हमको दिए इसलिए गए हैं कुरान मजीद में कि हम उसको मखारिज से पढ़ें और उसकी रूह को समझें। चलिए, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग। एक जो है ट्रांसलेट करिए, तर्जुमा का भी सवाल आपको पेपर में आता है, इसलिए हमको तर्जुमा करना चाहिए। ए डिसेबल्ड पर्सन इज नीडेड इन सोसाइटी सो डैट नॉर्मल पीपल कैन रियलाइज देयर ब्लेसिंग्स, है ना। अब इसमें हमको ये देख लेना है कौन से वर्ड ऐसे हैं जिसकी मीनिंग हमको पता होना चाहिए। डिसेबल यानी माजूर, पर्सन यानी शख्स, नीडेड यानी ज़रूरत होती है, सोसाइटी यानी समाज, सो डैट यानी ताकि, नॉर्मल पीपल यानी आम लोग, सेहतमंद लोग, रियलाइज़ यानी एहसास, देयर यानी उनकी, ब्लेसिंग्स यानी नेमतें। ठीक है, अब सबको मिलाइए। एक माजूर शख्स समाज में ज़रूर होना चाहिए ताकि दूसरे सेहतमंद लोगों को खुदा की नेमतों का एहसास हो सके। ओके, हाँ, कर सकें, वो अपनी खुदा की नेमतों का एहसास कर सकें। नेक्स्ट क्या है, चलिए आप करके बताइए। अ ट्रू फ्रेंड इग्नोर यूर वीकनेसेस, करेक्ट यू एंड इनकरेज यू टू मेक फुल यूज़ ऑफ योर स्ट्रेंथ। चलिए, कौन सा वर्ड आपको इसमें मुश्किल लग रहा है? चलिए, स्ट्रेंथ का मतलब हम बताते हैं आपको, ताकत। ओके, इग्नोर यानी नज़रअंदाज करना, वीकनेस यानी कमज़ोरी, इनकरेज यानी हौसला अफजाई करना। अब करिए, ट्रू फ्रेंड यानी सच्चा दोस्त। एक सच्चा दोस्त नज़रअंदाज करता है आपकी वीकनेस यानी कमज़ोरियों को। करेक्ट यू, आपकी दुरुस्त करता है, आपकी इसलाह करता है। इनकरेजेस यू, आपकी हौसला अफजाई करता है। टू मेक फुल यूज़ ऑफ योर स्ट्रेंथ, ताकि आप अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सको। नेक्स्ट, वन कैन नॉट चेंज एवरीथिंग डेट वन फेसेस। कोई भी हर वो चीज़ तब्दील नहीं करता जिसको वो फेस करता है, सामना करता है। बट नथिंग कैन बी चेंज्ड अनलेस वन फेसेस इट। लेकिन जब तक उसका सामना नहीं किया जाए वो चीज़ चेंज नहीं होती है। ओके, अब लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है बच्चों। राइट ए लेटर टू योर फादर। आपके फादर को आप लेटर लिख के रिक्वेस्ट करो टू अटेंड द सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में सोशल कल्चरल गैदरिंग है, आप आपके फादर को लेटर लिखकर उसमें बोलो। टेक हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग मेगा इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 और 3 एक्टिविटीज़ में, तो आप फादर से कहिए कि आप मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, यानी मोटिवेट कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि हम जो है लेफ़्ट साइड में, अब लेफ़्ट साइड में आ गया है आजकल एड्रेस लिखना, है ना। नाम नहीं लिखेंगे, XYZ, डेट लिखेंगे, है ना। उसके बाद नीचे अलक़ाब डालेंगे, माय डियर
फादर, है ना। फिर लिखेंगे, आप दूर है ना उनसे, तो लिखेंगे आई होप यू विल गेट दिस लेटर इन गुड हेल्थ, आई एम वेल हेयर एंड होप फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह दैट यू आर ऑल्सो वेल देयर। फादर, I am very happy to inform you that I am studying well, and don't worry about my study, but it is a time for annual gathering in our school. This is a mega event, and it is a proud moment for me that I, as your proud son, is participating in different activities. I have also taken part in the drama. Yes. So I request you to visit me or to come to my college or school to see my performance in my drama. So I hope that you will not miss the event and answer my request. Tell my salam, convey my salam to mummy and little boy and little Bablu, your loving son, XYZ. ओके, हाँ, उसमें आप जो भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। आई होप डैट यू विल विजिट मी एंड यू विल कम टू वॉच माई परफॉर्मेंस एंड बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। यस, हाँ, इस टाइप से। देखिए, लेटर लिखना बहुत आसान काम है अगर आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख लें इंग्लिश के और उस पर सिंपल सिंपल वर्ड्स अप्लाई करें। राइटिंग लेटर, सम स्टूडेंट्स थॉट दैट letter writing is very difficult task. I am saying you, dear students, that letter writing is the most easiest task of English language. So please select some simple words and arrange them. Okay, that's the writing skill question is very easy question. You should you should enrich your vocabulary and the task will be easy for you. द लास्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट। अभी स्कूल बंद है, अभी तो क्या प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। यहाँ पे आपको पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के लिए, आई डोनेशन या ब्लड डोनेशन के लिए एक टाइम प्लेस वगैरह का प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये आपने खुद से बना लेना। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको द वर्ल्ड इज़ माइन पोयम ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आप जो है इसकी बहुत अच्छी स्टडी कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको पूरे मार्क मिलें। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हमेशा हैं, बशर्ते कि आप स्टडी करें। बच्चों, अपने पेरेंट्स की हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनके ख्वाबों को जो उन्होंने आपसे लगाए हैं उसको पूरा करने में मदद कीजिए, उनकी फरमाबरदारी कीजिए, अपने टीचर्स का एहतराम कीजिए, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट कीजिए। आपके पेरेंट्स आपको इतना टाइम नहीं दे पाते जितने आपके टीचर्स आपको देते हैं, लिहाजा आप टीचर्स की बात को मानिए। पेरेंट ने आपको आसमान से ज़मीन पर लाए हैं, लेकिन टीचर्स आपको ज़मीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं। इसलिए प्लीज़ 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 आप पढ़िए, बहुत अच्छे इंसान बनिए, बहुत बड़े इंसान बनिए, कौम की तरक्की में मदद कीजिए, मुल्क की तरक्की में मदद कीजिए। हमको सुपर पावर बनना है। APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने अभी पूरे मुसलमानों का नाम रोशन किया। तो बच्चों, वक्त बहुत ही नाजुक है, लेकिन हम अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा समाज, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम में से जितनी भी बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों, एजुकेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम्स। ओके, हाँ, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिए, सबकी मदद कीजिए, अपने अंदर सारी अच्छाइयाँ पैदा कीजिए। बच्चों, ये वक्त का तकाज़ा है। हम क्लास में भी यही बात बताते हैं सब बच्चों को। ओके, आप भी हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम वही चाहेंगे जो हम हमारे बच्चों के लिए चाहते हैं। तो बच्चों, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक पढ़ाई के लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।